नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत मुरमुंदा पहुंचे। इस दौरान वहां समाधान शिविर लगा हुआ था। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन पर भीषण गर्मी के बावजूद भी सैकड़ों संख्या में क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने शिरकत की है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मुरमुंदा में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति ने सरकार के प्रति विश्वास और जुड़ाव का स्पष्ट संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है और सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि हर जरूरतमंद तक योजना का लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में सुशासन त्योहार चलाया जा रहा है, जो अब तीसरे चरण में पहुंच चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना और सरकार के कामकाज का फीडबैक सीधे लोगों से लेना है। छत्तीसगढ़ की जनता के सामने में रखे रहे और अभी ये 1.5 साल में का हम करे हन लाभमन तक पहुंचा था ना अपन के लाभ मिलत थे कि नहीं मिलत थे लाभमन आज पता करत हन। और आज पूरा सरकार आपन के गांव में आपन के बीच में जाते, पूरा शासन प्रशासन सब आपन के बीच में जाते। आज भी हमारे डिप्टी सीएम से लेकर विधायक, हमारे सीएस, हमारे सचिव सब आई ने, कलेक्टर एसपी सब आई ने। और आज कलेक्टर साहब यहाँ अपन रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करी ने कि आप बन के आज के जो मुरमुंदा के समाधान शिविर है इन्हें कुल 2630 आवेदन आए रही से और 75 शिकायत आई रही से। तो इस तरह से एक जो समाधान हुई से 2630 में 2539 के समाधान होगी से। तो इस तरह से बहुत कम शिकायत के भी समाधान हुई से 75 में से खाली 4 बाकी से। ये अभी आप सबके सामने में हमारे दुर्ग जिला के कलेक्टर अभिजीत सिंह पूरा रिपोर्ट रखी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी कई नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार की नीतियां और योजनाएं धरातल पर लागू हो रही हैं और आम जनता संतुष्ट है। रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही हैं और जिनके खिलाफ शिकायतें हैं उनके खिलाफ जांच जारी है। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के लगाए गए मनरेगा में कटौती के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने में महारत हासिल है। हाँ, अभी पूरे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है और ये 3 चरणों में चल रहा है। 2 चरण समाप्त हो चुका है, तीसरा चरण चल रहा है 5 मई से। और ये तीसरे चरण में जगह जगह समाधान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी जो उस क्लस्टर में जितनी समस्या आई है और उसमें क्या प्रगति है वो सबका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में रख रहे हैं। और हम स्वयं और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण इस तीसरे चरण में कहीं भी औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, समाधान शिविर भी अटेंड कर रहे हैं। और इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो जनता की सेवा कर रहे हैं 1.5 सालों से, वो सेवा कहाँ तक लोगों तक पहुंच पा रहा है, इसका फीडबैक लेना इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य है। और लगातार हम सब लोग जा रहे हैं। मैं भी, मेरा शायद 19 या 20 जिला का आज ये दौरा हो रहा है और उसमें हम लगातार औचक भी निरीक्षण करके लोगों से मुलाकात की है, समाधान शिविर में भी मिले हैं। तो जनता संतुष्ट है हमारे कामों से। मतलब
अच्छा काम हो रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। एसीबी का रेट चल रहा है, जमानत भी हो जा रहा है कई लोगों का, एसीबी के रेट पर क्या कहते हैं? अब देखिए सब जांच एजेंसियां हैं और अपना काम वो कर रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं। जिनके ऊपर भी शिकायत किसी बात को लेकर है तो उसकी मतलब वो लोग जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर उनको दंडित करने का काम भी वो लोग करेंगे। कांग्रेस कह रही है मनरेगा प्रदेश में खत्म होगा। अब वो लोग तो झूठ बोलने में महारत हासिल है उनको। ऐसा झूठ बोलते हैं कि मतलब ऐसा लगता है उनके चेहरे में थोड़ा सिकन भी नहीं आता है। मतलब पीएचडी है वो लोग झूठ बोलने में। बहरहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तो कांग्रेस के हर प्रकार के आरोपों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इतने सहजता से झूठ बोलते हैं कि उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, मानो उन्हें झूठ बोलने में पीएचडी मिली हो। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनांदगांव के डोंगर गांव क्षेत्र से कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया है और जिसमें महिला को अगवा कर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। महिला ने काफी मुश्किल से अपनी जान बचाई और शिकायत करने एसपी ऑफिस पहुंची। महिला की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो सका है। आरोपी को पकड़ा गया लेकिन धारा कम लगाई गई है। न्याय की मांग को लेकर आज पूरे ग्रामवासी एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर एसपी ऑफिस ही बैठ गए। डोंगरगांव किडनैपिंग का मामला है जिसमें पीड़ित जन आए हुए हैं। उनकी मांग है कि आरोपी को अधिक से अधिक सजा मिले, तो उसके बारे में उनको आश्वासन दिया गया है कि आरोपी गिरफ्तार है। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके ऊपर गंभीरतम धाराओं पे केस दर्ज है और उनके ऊपर मजबूत साक्ष्य भी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनको अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके। राजनीतिक दबाव के चलते उनको सख्त करना हो रहा है सर कि कहीं नहीं, ऐसा कोई दबाव पुलिस के ऊपर कोई नहीं है, किसी प्रकार का दबाव पुलिस पे नहीं है। राजनांदगांव की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के रोपवे में 24 अप्रैल को बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे रोपवे से माता के दर्शन करने जा रहे भी रोपवे का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा बाल बाल बचे गए और वहीं हादसे के बाद प्रशासन द्वारा रोपवे संचालन को बंद करवा दिया गया ताकि जिसे फिर से एक लंबे अंतराल के बाद शुरू किया गया है। रोपवे में घटना के बाद दामोदर रोपवे कंपनी द्वारा उसको आवश्यक सुधार कार्य करके एक टेक्निकल रिपोर्ट भेजा गया है। साथ में एनआईटी रायपुर के टीम द्वारा जांच किया गया है। जांच में और आवश्यक सुधार करने के लिए बोला गया था। सुधार करके रोपवे को मैनुअली स्टार्ट किया गया है और उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है मैनुअली की जगह में जहां पर हमको ऑटोमेटिक करना है उसमें 2 महीने का समय कंपनी के द्वारा मांगी गई है। 2 महीने में सुधार करने के पश्चात उसको ऑटोमेटिकली सुधार चलाने की कार्रवाई की जाएगी। सर 2 महीना का जो समय है सुधार करने में और रोपवे पहले चालू हो गया तो इससे क्या जनहानि का कोई आशंका नहीं लगता सर? नहीं, रोपवे का जो टेक्निकली जो एनआईटी द्वारा दी गई है उसमें उन्होंने ये बताया है कि इसमें मैनुअली चालू कर सकते हैं और साथ में दामोदर कंपनी ने भी कहा है कि मैनुअली चालू किया जाए। तो सारे घटनाक्रम में वैसे दोषी कौन किसको पाया गया सर जब जांच पूरी हो गई तो? इसमें विस्तृत जांच ऊपर भेजी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कहा जा सकता है। 2 महीने में कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार दामोदर कंपनी होगी। जो भी इसमें टेक्निकली टीम ने उसमें रिपोर्ट दी है दामोदर कंपनी उसको और अन्य को यदि समय के अनुसार उसमें कार्रवाई की जा सकती है। 24 अप्रैल को मंदिर रोपवे में जो दुर्घटना घटी थी उसके संबंध में थाना डोंगरगढ़ में 174/25, 125, 125A और 279 BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है और जिसकी जांच विवेचना डोंगरगढ़ पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी जांच जारी है। अभी कोई पुलिस ने चार्जशीट या ऐसा भी कुछ नहीं किया, विवेचना नहीं है। एक माह की जांच में कुछ सामने आया सर? अभी पुलिस ने मौके के सीसीटीवी के लिए
उस दौरान क्या क्या कर्मचारी उपस्थित थे, कौन कौन किसकी क्या ड्यूटी थी, उस संबंध में नोटिस दिया गया है। कुछ लोगों के बयान भी लिए गए हैं, पुलिस विवेचना कर रही है। सर, आपके द्वारा जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है और ट्रस्ट के द्वारा संचालन चालू कर दिया गया है रोपवे का, तो इसको किस तरह से देखते हैं? अभी हमारी तो घटना के संबंध में जांच की जा रही है और ये ट्रस्ट से इस बात की जानकारी या समिति से ली जाएगी कि उनकी अभी जो टेक्निकल या जो अगर दिक्कत ऐसी आई थी तो उस संबंध में क्या उन्होंने कार्य किया, सुधार किया। देखिए, रोपवे में जो घटना हुई थी उसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और इसमें कहीं और आगे दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए समस्त चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपर्ट है, जिसमें एनआईटी की भी एक टीम आई थी रायपुर से, उन्होंने और रोपवे के जो संचालन करता है दामोदर रोपवे वाले, उनकी संयुक्त रूप से इसका पूरा जांच की गई। एक एक बिंदुओं पर उन्होंने डिस्कस किया और जहां उनको ऐसा लग रहा है कि इस रोपवे में हमको और जो सुरक्षा के मापदंड होना चाहिए उसके बारे में भी हमको बताया और उसको हमने उसका ऑर्डर कर दिया है कि भविष्य में कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, उसको रोकने के लिए कि ट्राली जो गिर जाती है वो ना हो, इसके लिए एक्स्ट्रा जो सपोर्ट सिस्टम है उसका भी ऑर्डर हमने किया है और आने वाले समय में उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और क्योंकि ये परिवहन का एक साधन है और पूरी जांच के साथ इसको परिचालन किया जाता है। एक्सपर्ट टीम है जो दामोदर रोपवे है, तो वो हिंदुस्तान के 5 बड़ी जो रोपवे संचालन कंपनियों में से एक है, उसको हमने हायर किया हुआ है। उसके बाद ये घटना होना दुखद है। मैं स्वयं उस ट्रॉली में बैठा हुआ था और ऐसा होना नहीं चाहिए, इसका हमने पूरा आकलन किया है और निश्चित रूप से इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जांच हुई है, बीआईटी की एनआईटी की टीम आई थी, तो उसमें क्या निकल के आया है कि क्या कारण के कारण हुआ था हादसा? जांच उन्होंने किया, पर ऐसा जो जिस बिंदु पे वो ट्रॉली गिरी है वो एक कर्व एरिया है और कर्व एरिया में वो थोड़ा ट्रॉली अगर स्पीड से आ गई तो उसके कारण वो अनबैलेंस होके गिरी है और इसी के लिए हम उसमें एक प्रोटेक्शन का एक और उन्होंने रूल डालने का कहा है और उसको हमने ऑर्डर कर दिया है। तो ट्राली कम से कम गिरे ना, वहां हैंग हो जाएगी, ऐसा उसमें एक प्रावधान किया गया है। और रोपवे के चलते जो जांचें चल रही थी उनका जांच पूरी हो चुकी है? जी जी, रोपवे के संबंध में जितनी भी जांच होनी थी वो एनआईटी की और इनके रोपवे जिनको जो संचालन करता है उनकी भी रिपोर्ट हमने प्रशासन को जमा कर दी है और उसी के आधार पर हमको रोपवे के आगे संचालन के लिए स्वीकृति मिली है। अब रोपवे पूरी तरह से चालू है? हाँ, बिल्कुल चालू है। आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, माता का दरबार है, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का बड़ा तीर्थ मंदिर है और रोपवे की सुविधा दर्शनार्थियों के लिए है और रोपवे की सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम भी इस पे बुरी गंभीरता से हम लोग इस पे लगे रहते हैं, पर ये अनहोनी है, एक परिवहन का साधन है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ऐसा हो, पर ऐसा हो गया, इसका हमको खेद है और दर्शनार्थियों से हम ज्यादा से ज्यादा अपील करते हैं कि किसी किस्म की आप भय मत रखें, रोपवे सुरक्षित है, आप आइए दर्शन करिए। पूरे देश में करीब करीब 70-75 रोपवे का संचालन हो रहा है और डोंगरगढ़ जितना उस पे केयर करता है मंदिर ट्रस्ट, मैं नहीं समझता कि उतनी केयर और भी जगह में लोग कर पाते होंगे। हम बिल्कुल स्वयं उस पे 2-2, 3-3 ट्रस्टी लगे रहते हैं कि उसकी सुरक्षा और उसके जो मेंटेनेंस है उसका कार्य होता रहे और हमने बहुत सारा आप लोगों को दिखाया ही है कि हमने इसके मेंटेनेंस से संबंधित सारी चीजों का ऑर्डर किया हुआ है। हमारा पीओ करीब 1 वर्ष पहले से दिया हुआ है, इस पे पूरा काम होना है और इसको जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी से इसको लेंस किया जा सकता है हम इसको बिल्कुल करेंगे। और रोपवे को देखते हुए इसीलिए हम लगातार वो बाजू में जो बंद पड़ा हुआ है रोपवे, उसको मांग रहे हैं कि उसका एक नया संचालन, नया आधुनिक
जो रोपवे है वहां स्थापित करने का हम लोग को ध्यान है। इसलिए उसको हम मांग रहे हैं कि चाहे वो नगर पालिका भी करना चाहे तो एक अतिरिक्त रोपवे का यहाँ होता है, तो दर्शनार्थी देखो अभी 10-20 दिन करीब करीब रोपवे बंद था, इतने दर्शनार्थी परेशान हुए। इस गर्मी के सीजन में लोग आए और बहुत निराश हुए। मोदकपाल से पावरेली में बन रही डमरीकरण सड़क के निर्माण को लेकर हाल ही में गुणवत्ता और नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए थे। इस पर एसडीओ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण पूरी तरह से निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप किया जा रहा है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच की जाएगी। घटिया निर्माण किया जा रहा है ना। अभी फिलहाल सड़क निर्माणाधीन है और उसको गुणवत्तापूर्वक बनाया जा रहा है। प्लांट से गुणवत्तापूर्वक मटेरियल मिक्स करके ही साइट को डाला जा रहा है ना। कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है एवं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है। मापदंड में बनना चाहिए, उसी मापदंड में बनाया जा रहा है। आगे चलते जी हाँ, इसमें प्रशासन के बड़े अधिकारियों की निगरानी है, उनकी नहीं बनाया जा रहा है। शहरों में कुआं निजी और सार्वजनिक मिलकर लगभग 159 कुआं है, जिनमें से 58 कुआं सरकारी, बाकी प्राइवेट है। लगातार देखा जा रहा है कुएं में लोग कचरा डाल देते हैं और जो बचा है वो उपयोग के लायक नहीं है। कई सरकारी कुआं तो कचरे से पट गया है और इस बार देखा गया है कि पानी की किल्लत ज्यादा है। इसको देखकर वह नगर निगम ने एक फैसला लिया है, जो भी सरकारी कुआं है उसकी सफाई की जाएगी और इसको लेकर नगर निगम द्वारा बैठक भी की जा चुकी है। के कुओं का विषय है हमारे संज्ञान में है और इसके लिए हमने टेंडर भी किया हुआ है, जिसमें वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। प्रथम चरण में हम 15 कुओं को चिन्हित किए हैं जिसकी सफाई शुरू होनी है। वो संभवतः आज या कल से हमारी प्रारंभ हो जाएगी। एजेंसी से बात हुई है। और भी जो कुएं हैं वो पार्षदों के माध्यम से हम उसकी प्राथमिकता तय कर रहे हैं और जो आएगा उसको भी हम सफाई कराना है। कुल 61 कुएं हमने शहर के चिन्हित किए हैं जो सफाई करने हैं। उसमें जो प्राथमिकता में है उनको पहले करा रहे हैं और जो प्राथमिकता में बाद के क्रम में होंगे उनको बाद में कराएंगे। शहर में रियासतकालीन 200 कुएं थे। वर्तमान में लगभग 60 कुओं का टेंडर निकाला गया है। हर वर्ष इस तरीके से लाखों रुपए कुओं के संरक्षण के लिए, कुओं की सफाई के लिए लाखों रुपए निगम खर्च करती है। परंतु सोशल मीडिया के जरिए कुओं की जो तस्वीरें आ रही हैं उससे यह प्रतीत होता है कि सालों से यह राशि केवल ठेकेदार को फायदे पहुंचाने के लिए दी जा रही है। वर्तमान में यह भी सोशल मीडिया के जरिए से पता चला है कि राजा जी के समय से जो कुएं यहाँ बनाए गए थे उन कुएं को पाट करके बिल्डरों ने घर बना लिया है। परंतु नगर निगम के अधिकारी इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं? इस मांग को लेकर के कार्यवाही और संरक्षण दोनों ही मांग को लेकर के आज मेरे द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग जो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम टाउन प्लानिंग में और भवन अनुज्ञा में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के 15,000 रुपए की राशि जमा ली जाती है और हजारों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने हुए जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य है। परंतु निगम के इंजीनियर, निगम के आर्किटेक्ट होने के बावजूद आज तक वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया है? आज जल संकट से राजनांदगांव जूझ रहा है। इन जल संकट के बीच यह सब योजना का अगर पालन सही तरीके से होता तो निश्चित ही अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता और हम इस तरीके से जल संकट से बचाव हो पाता।
सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के सुदूर और दुर्गम ग्राम बिछड़ा कछार में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे इस इलाके में पहली बार सीएम का आगमन होते ही ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चले कि यह इलाका आदिवासियों और बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल है और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका सीएम साय ने दीप प्रज्वलित कर समाधान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं ग्रामीण महिलाओं और किसानों ने पारंपरिक खुमरी के साथ सीएम साय का गजमाला से अभिनंदन किया। समाधान शिविर में सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री टोफन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले तथा अन्य गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीएम साय ने समाधान शिविर में आत्मीयता के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। सुशासन तिहार के तृतीय चरण के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में सीएम साय ने क्लस्टर की 14 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम साय ने डिंडोरी में एक नए कॉलेज की स्थापना, खुड़िया में पीएचसी का उन्नयन और लोरमी में छात्रावास के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणाएं की। साथ ही समाधान शिविर में 5 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 5 को राशन कार्ड, नोनी सुरक्षा योजना के 20 हितग्राहियों को ब्रांड पत्र, सहकारिता विभाग के अंतर्गत 6 हितग्राहियों को 5,55,000 रुपए का चेक और मनरेगा के तहत 23 हितग्राहियों को जॉब कार्ड, तेंदुपत्ता संग्रहण परिवार की मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि। साथ ही इस अवसर पर वन विभाग की ओर से अचानक मार जंगल सफारी के लिए गांव की महिला स्व सहायता समूह को सफारी गाड़ी की चाबी भी प्रदान की गई। वहीं समाधान शिविर के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अधिकांश गारंटियों को पूरा कर लिया गया है। हमारी सरकार बनते ही 13 दिसंबर को हुई पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई। इस दौरान सीएम साय ने किसानों से धान खरीदी के बाद एक मुश्त राशि खातों में स्थानांतरित करने, महतारी बंधन योजना, सुकन्या योजना, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन इत्यादि योजनाओं को गिनाते हुए तेजी से लागू करने की बात कही। सर, शिक्षक 2023 शिक्षक कर्मी भर्ती को लेकर के सर अब तक 50% बचा सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देश आज के नक्सलवाद के साथ
हमारे सुरक्षा बल के जवान काफी लाभ मिला है। हमारे माननीय अमित शाह जी संकल्प ले लिए हैं कि आने वाला साल 21 मार्च 2021 तक पूरे देश के नक्सलवाद को समाप्त करना है और दिशा में पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री आवास आज शुरुआत से। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।